हेलो क्लास 7 स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आपकी क्लास 7 की पढ़ाई। तो मैं हूँ भविष्य और मैं हूँ ध्रुव और आज हम चलेंगे पाटलिपुत्र की सैर पे। मैं इरा करवाऊंगी इन्हें पाटलिपुत्र की सैर, जहां बताऊंगी साम्राज्य के बारे में, साम्राज्य की विशेषता के बारे में, मगध राज्य के उदय के बारे में, अलेक्जेंडर के भारत आगमन के बारे में, और इसी टाइम पे मिलवाऊंगी कौटिल्य से, मौर्य साम्राज्य के अशोक से और इस टाइम की वास्तुकला से। बढ़ते हैं अपने इस अमेजिंग चैप्टर की ओर। करते हैं अपनी जर्नी को स्टार्ट करने से पहले हम एक कोट पढ़ते हैं जो आपकी बुक के स्टार्टिंग में दिया हुआ है। क्या मतलब होता है इसका? अच्छा, ये बात ध्यान रखनी है कि जो ये कोट बोला है वो बोला है कौटिल्य ने, और कौटिल्य ने कौन सी बुक लिखी ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अच्छा, देखते हैं कोट क्या है। जन विहीन देश नहीं हो सकता। जन मतलब क्या होता है? लोग, मतलब लोगों के बिना क्या देश हो सकता है? आप खुद ही सोचिए, अगर हम इंडिया में से सारी जनसंख्या को हटा दे, कोई रहे ही ना यहाँ पे, तो जो अभी जितनी भी पार्टीज हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं, बीजेपी, कांग्रेस, डीएमके, क्या ये शासन कर पाएंगे? क्या ये रूल कर पाएंगे? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। वो शासन करेंगे तो करेंगे किस पे? तो यही बोला है, जन विहीन, लोगों के बिना देश नहीं हो सकता और देश के बिना राज्य नहीं हो सकता। तो ये बात बोली है कौटिल्य ने। तो आपको ये ध्यान रखना है, स्टेटमेंट वाइज 1 मार्कर में पूछा जा सकता है। स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। चैप्टर का नाम है साम्राज्य का उदय। तो सबसे पहले साम्राज्य क्या होता है? तो साम्राज्य को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एम्पायर। क्या कहते हैं? एम्पायर। अंपायर नहीं जो क्रिकेट में होता है वो वाला अंपायर नहीं, ये एम्पायर है। वो अंपायर होता है, ये एम्पायर है। क्या होता है एम्पायर का मतलब? तो एम्पायर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इंपेरियम से हुई है। यहाँ पे आपका एक 1 मार्कर क्वेश्चन रेडी हो जाता है कि जो एम्पायर शब्द है उसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। ऑप्शन दे देंगे फ्रेंच, डच, लैटिन, जर्मन। तो आपको याद रखना लैटिन भाषा से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? सर्वोच्च सत्ता, ऐसी ताकत जिसके ऊपर कोई ताकत है ही नहीं। अब इसका मतलब क्या हुआ? कैसे कोई इतना पावरफुल हो सकता है? सबसे पावरफुल अगर कहें तो वो एम्पायर, यानी कि साम्राज्य में होता है सम्राट। अभी समझिए साम्राज्य होता क्या है। तो ना देखिए, जैसे कई छोटे छोटे ऐसे राज्य हैं। इस राज्य में कौन रूल कर रहा है? राजा। इस राज्य में कौन रूल कर रहा है? राजा। इसमें भी कौन रूल कर रहा है? राजा। इसमें भी राजा रूल कर रहा है। अब सारे राज्य के ऊपर एक जो रूल करता है उसे कहते हैं साम्राज्य, यानी कि एम्पायर। तो यहाँ पे वही लिखा है, साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों और क्षेत्रों का संघ है। छोटे छोटे राज्य हैं और उनका जो संघ है वही क्या कहलाता है? साम्राज्य कहलाता है। अब साम्राज्य पे कोई ना कोई तो रूल करेगा, तो जो रूल करता है उसे कहते हैं सम्राट। सम्राट और राजा अलग है। राजाओं से भी ऊपर कौन आ रहा है यहाँ पे? सम्राट। तो ये होता है हमारा साम्राज्य, मतलब सबसे बड़ा इकाई, सबसे बड़ी सत्ता जिसके ऊपर कोई भी नहीं है। ये छोटे छोटे राज्यों का एक संघ होता है। संघ मतलब समूह होता है, जिसे हम लोग साम्राज्य कहते हैं। और इसमें शासन कौन करता है? सम्राट करता है। अगला हमारा जो इसमें आता है वो है साम्राज्य की विशेषता। अब हमने समझ लिया साम्राज्य क्या होता है, उसकी विशेषता बिना तो एग्जामिनर हमें छोड़ेगा नहीं, विशेषता भी पूछ सकता है। तो आपको ये क्वेश्चन भी याद कर लेना है। अब इसकी क्या क्या विशेषता है? पहली विशेषता जो इसकी डेफिनेशन से निकली है कि अधीन राज्य और राजाओं पर नियंत्रण। जो साम्राज्य के अधीन राज्य आते हैं, जो राजा आते हैं, उन पे कंट्रोल जो है किसमें कौन करता है? साम्राज्य करता है। और साम्राज्य में भी कौन? सम्राट करता है। आपको एक और बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि अगर जो है सम्राट की विशेषता पूछे या सम्राट के कार्य पूछे तो भी आपको जो है यही सारे पॉइंट्स लिखने हैं। इसमें से आप सारे नहीं, 5 पॉइंट याद कर लेना। अब दूसरा पॉइंट क्या है? प्रशासनिक तंत्र का निर्माण। प्रशासनिक तंत्र के निर्माण से मतलब क्या हुआ कि टैक्स वसूलना है किसी से, कहीं पे टैक्स लगाना है, कहीं से भेंट लेना है, कहीं पे उपहार देना है, यहाँ पे हमें कानून को बनाए रखना है। तो ये सारा जो प्रशासनिक कार्य होता है वो भी साम्राज्य की विशेषता है, यानी सम्राट के कार्य हैं। इसके अलावा संसाधनों का नियंत्रण और विनियमन। जो भी राज्य में संसाधन है, चाहे लोहा हो, तांबा हो, कांसा हो, उन सब का सही से उपयोग करना, उन सब पे सही से नियंत्रण रखना।
इसके अलावा अगला काम है, इसमें विशेषता है संचार तंत्र का विकास। संचार तंत्र का विकास मतलब क्या हुआ कि उस टाइम पे व्हाट्सएप नहीं होता था, मोबाइल नहीं होता था, तो कैसे हम अपना मैसेज दूसरे की तरफ भेजे, एक राज्य का मैसेज कैसे दूसरे राज्य में भेजे, या मान लीजिए सम्राट है, जो साम्राज्य का जो सबसे सुप्रीम पावर है यानी सम्राट है, उसको कोई संदेश भेजना है तो वो कैसे भेजेगा संदेश, तो इसके लिए संचार व्यवस्था सही रहेगी तभी ना भेज पाएगा। तो यहाँ पे वही पॉइंट है, संचार तंत्र का विकास। इसके अलावा अगला पॉइंट है कला, साहित्य, धर्म को प्रोत्साहन। मतलब जो भी हमारे समाज में नृत्य से संबंधित लोग हैं, डांस से संबंधित लोग हैं, ड्राइंग से संबंधित लोग हैं, पेंटिंग से संबंधित लोग हैं, सिंगर हैं, उन सबको जो है बढ़ावा देना, साहित्य को बढ़ावा देना, धर्म को बढ़ावा देना, चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, जो भी उस टाइम पे धर्म हो, साम्राज्य में जिस धर्म के भी लोग रह रहे हो, उन सभी को जो है प्रोत्साहन दिया जाए, बढ़ावा दिया जाए। इसके अलावा विधि निर्माण। विधि निर्माण मतलब कानून का निर्माण करना और ये देख के चलना कि सभी जो राज्य साम्राज्य के अंदर आते हैं, सभी राज्य जो साम्राज्य के अंदर आते हैं वहां पे कानून को जो है सही से पालन किया जाए। इसके अलावा अगला यहाँ पे पॉइंट है सम्राट का अपने अधीन राज्य पर नियंत्रण। साम्राज्य की यही विशेषता है कि सम्राट जो है अपने अधीन राज्य पर नियंत्रण करके रखेगा। तो आपको ना अगर ये पॉइंट याद भी ना हो ना तो आपको बस थोड़ी थोड़ी अच्छी अच्छी बातें याद कर लेनी है कि जो साम्राज्य उसका क्या कार्य होना चाहिए, संसाधन होने चाहिए, कानून व्यवस्था सही होनी चाहिए, सम्राट को जो है राजाओं पर कंट्रोल करके रखना चाहिए, टैक्स वसूलना चाहिए। आप बना बना के भी जो है ये पॉइंट लिख सकते हैं, बस आपको थोड़ा देख के चलना है कि क्या क्या विशेषता है। ये साम्राज्य की भी विशेषता हो सकती है, सम्राट के कार्य भी हो सकते हैं। जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि साम्राज्य को अगर चलाना है तो साम्राज्य के पास मनी होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। अब वो पैसा आएगा कहाँ से, क्या बेचें, क्या खरीदें। जैसे आप अपने घर का उदाहरण लीजिए, आपके घर में आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति तभी होगी जब आपके घर में धन होगा, पैसा होगा। आपको फोन चाहिए, आईफोन चाहिए, टैबलेट चाहिए, टॉयज चाहिए, बुक्स चाहिए, वो सभी आपको तब मिलेंगे जब आपके पास मनी होगा। तो वैसे ही साम्राज्य को चलाने के लिए भी हमें पैसों की जरूरत होती है, यानी आर्थिक जरूरत होती है। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन है कि व्यापारिक मार्गों की स्थापना की जाती है। अब व्यापारिक मार्ग क्यों स्थापित किए जा रहे हैं? आप कहेंगे व्यापार करने के लिए, सही बात है, व्यापार करने के लिए स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा साम्राज्य को बनाए रखने के लिए स्थापित किए जा रहे हैं, प्रजा की समृद्धि के लिए, कि प्रजा जो है अपना सामान बेच सके। जैसे हम दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली और बिहार, दिल्ली से हमें बिहार में अपना सामान बेचना है, तो अगर हम बेचेंगे तो दिल्ली के लोग भी समृद्ध रहेंगे और बिहार के लोग भी समृद्ध रहेंगे। तो प्रजा को समृद्ध करने के लिए व्यापारिक मार्ग बना रहे थे, जीवन की गुणवत्ता बनाने के लिए। अब आप मुझे बताइए, जैसे दिल्ली में कुछ बिक रहा है और बिहार में वो चीज नहीं बिक रही है। एग्जाम्पल के थ्रू समझे, जैसे दिल्ली में मान लीजिए दिल्ली में बिक रहा है आईफोन और जो बिहार है वहां पे आईफोन नहीं बिक रहा। अब दिल्ली के लोगों को आईफोन मिल रहा है, बिहार के लोगों को नहीं मिल रहा, तो क्या होगा, जब एक स्थान से लोग दूसरे स्थान जाएंगे, यानी बिहार से दिल्ली जाएंगे, तो वहां से वो आईफोन का माल खरीद के आएंगे और अपने एरिया यानी बिहार में बेचेंगे। तो इससे वहां के लोगों को भी तो वो सुविधा मिलेगी, उनकी भी तो गुणवत्ता बढ़ेगी। तो यही पॉइंट यहाँ पे बता रहे हैं कि व्यापारिक मार्ग का मतलब ही यही हुआ, व्यापार के लिए मार्ग, व्यापार के लिए सड़क, व्यापार के लिए रास्ते बनाना क्यों जरूरी था? तो इन सभी कारणों से जरूरी था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगला आता है कि हमने मार्ग तो बना दिए, अब बेचे क्या? तो हमें देखने को मिलता है कि प्राचीन काल में मेनली वस्त्र का होता था, सुगंधित पदार्थ का व्यापार होता था। सुगंधित पदार्थ जिसे हम लोग परफ्यूम कहते हैं, इत्र कहते हैं, तो सुगंधित पदार्थ का होता था उस टाइम में, क्योंकि जो राजा महाराजा होते थे वो अपनी शान और शौकत को जो है इत्र के माध्यम से दिखाते थे, परफ्यूम के माध्यम से दिखाते थे, इसलिए सुगंधित पदार्थ भी उस टाइम पे बहुत बिकता था। इसके अलावा कृषि उत्पाद, अनाज हो गया, मोती, गहने, जेवरात, आभूषण जो उस टाइम पे बिकते थे, ये व्यापार के मुख्य वस्तु थे। इसके अलावा बात करें हस्तशिल्प वस्तु, हस्तशिल्प वस्तु का मतलब होता है जैसे हाथ से कढ़ाई किए हुए कपड़े हो गए, या हाथ से जैसे टोकरी बनाई जाती थी, जैसे आप इमेज में देख पा रहे हैं। तो ये सारी वस्तुएं जो है उस टाइम पे बाजारों में बिकती हुई हमें देखने को मिलती है। या फिर मिट्टी के बर्तन हो गए, तो ये सारी चीजें जो है उस टाइम पे बिकती थी, जिन्हें हस्तशिल्प वस्तुएं कहते हैं, हाथ से बनाई गई वस्तुएं। इसके अलावा अगला पॉइंट है पशु प्रमुख व्यापारिक वस्तु, मतलब पशुओं के लिए भी, तो जैसे उस टाइम ज्यादातर घरों में पशु होते थे, जानवर होते थे, लोग गाय को पालते
पालते थे। अब उनके रख रखाव के लिए भी तो कुछ ना कुछ सामान चाहिए होता है, जैसे गाय को रस्सी से बांधना है या गाय को भूसा खिलाना है, तो उसके लिए जो मशीन जिससे काटा जाता है भूसे को, वो सब चाहिए होगा। और वो सब जो चाहिए होगा वो मिलेगा कहाँ पे? बाजार में मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो है उस टाइम पे बिकती थी। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। देखा कि जो है व्यापार किन किन वस्तुओं का किया जाता था। अब व्यापार करेगा कौन? तो व्यापार करने का एक समूह होता था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 1 मार्कर के लिए या 2 मार्कर के लिए आपको याद कर लेना है, जिसे हम लोग गिल्ड्स यानी श्रेणी कहते थे। अब क्या होता था, जो किसान होते थे, व्यापारी होते थे, शिल्पकार होते थे, साहूकार होते थे, ये आपस में समूह बना लेते थे। इन समूहों को ही हम लोग गिल्ड्स यानी श्रेणी कहते हैं। आपको ये 1 मार्कर के लिए याद कर लेना है। अब ये श्रेणी बनाई क्यों जाती थी? इसका उद्देश्य क्या होता था? तो इसका मेनली उद्देश्य होता था कि जैसे अगर किसी गांव में, मान लीजिए ये कोई गांव है, यहाँ पे बहुत सारे किसान है, ये 6 किसान यहाँ पे रहते हैं या 6 व्यापारी हैं यहाँ पे। जब ये 6 व्यापारी हैं तो 6 के 6 व्यापारी बेचते हैं समोसे। अब ये 6 के 6 जो व्यापारी समोसे बेचते हैं, इनमें प्रतिद्वंदिता आ जाएगी, मतलब दोनों सब लोग एक दूसरे से कंपटीशन करने लग जाएंगे। कंपटीशन के कारण क्या होता है? द्वेष की भावना फैलती है, एक दूसरे के प्रति जलन की भावना फैलती है। तो इस प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन को समाप्त करने के लिए और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कि जो है ये सारे भाईचारे से अपने सामान को बेचे और अच्छी क्वालिटी का बेचे, इसलिए जो है श्रेणियां बनाई जाती थी, गिल्ड्स बनाए जाते थे। तो इसका मेन क्या काम था? प्रतिस्पर्धा को कम करना और सहयोग को बढ़ाना, कि हम सब साथ मिलकर जो है काम करेंगे। इसके अलावा अपने आंतरिक नियमों का निर्माण करने में स्वतंत्र होना, मतलब जो व्यापारी संघ है, कृषक संघ है, शिल्पकार है, वो अपने ही निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो। मतलब किसान को जो अनाज का रेट 8 रुपए करना चाहिए, तो वो अपने ही नियमों को बनाने में स्वतंत्र हो। इसके लिए जो है श्रेणी का निर्माण किया जाता है, ताकि वे अपने समूह के नियम स्वयं बना सके, राजा उसमें हस्तक्षेप ना करे। जैसे राजा ने बोल दिया कि भाई गेहूं जो है आपको 10 रुपए में बेचना है, बट किसान चाहते नहीं हम 11 में बेचे, तो इसलिए श्रेणी का गठन किया जाता है। अब आप खुद बताइए, जब कोई ग्रुप में बात बोलता है तो उसकी आवाज ज्यादा सुनी जाती है, सिवाय जो सिंगल एक इंसान है। जैसे ये जो एक उंगली मेरी है, ये सिंगल बोल रही है कि 10 रुपए का रेट हो, बट ये 5 उंगली बोल रही है नहीं भाई हमें तो 11 रुपए का रेट चाहिए। तो ये बोल रही है 10 रुपए का रेट, ये बोल रही है 11 रुपए का रेट। तो यहाँ पे ज्यादा आवाज किसकी सुनी जाएगी? जो ग्रुप में है। तो इसलिए श्रेणी जो है इंपॉर्टेंट रोल निभाता था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मगध, जिसमें हमें मगध के उदय के बारे में देखना है। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, जब आपने पिछला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें आपने ये देखा था कि सबसे बड़ा महाजनपद कौन सा था? आप बताएंगे मगध। अब आप मुझे कमेंट करके इसकी फटाफट से राजधानी बताइए कि मगध की राजधानी क्या थी। ये आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है मैंने। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन हमारा बनता है, और ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मगध के उदय के क्या कारण थे? क्योंकि हमने देखा 16 महाजनपद थे, उन 16 महाजनपद में से एक मगध है जो सबको छोड़ के आगे निकल जाता है, और ये बहुत ज्यादा फ्लरिश होता है, बहुत ज्यादा उदित होता है, बहुत ज्यादा हमें विशाल देखने को मिलता है, जिसमें वो उत्तर से हमें दक्षिण में देखने को हम आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे देखेंगे कि यहाँ पे इतने सारे शासक आते हैं कि मगध को बहुत विस्तार करते हैं। अब इसके विस्तार के क्या कारण है? तो सबसे पहला कारण आता है गंगा के निकट उपजाऊ भूमि। जो मगध था, मगध वाला जो रीजन था, वो मेनली गंगा नदी के पास हमें देखने को मिलता है। अब आप बताइए, प्राचीन टाइम पे नदियों का बहुत ज्यादा महत्व था, वहीं से पानी मिल रहा है, वहीं से खेती के लिए पानी मिल रहा है, जल मिल रहा है। तो इस तरीके से गंगा मैदान उस टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो गंगा के निकट उपजाऊ भूमि मिल गई। अब जहां पे भी नदी होती है ना, उसके पास वाला जो एरिया होता है वो उपजाऊ हमें देखने को मिलता है। तो यही रीजन है कि मगध जो है सबसे ज्यादा हमें विस्तृत होते हुए देखने को मिलता है। इसके अलावा वनों से प्राप्त लकड़ी, अब वन से लकड़ी मिलेगा तो यहाँ पे कई सारे औजार बनाने हैं, हथियार बनाने हैं, महल बनाने हैं, घर बनाने हैं, उसमें यूज होगा। तो ये इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा हाथी जैसे विशाल पशु हमें इस टाइम पे देखने को मिलते हैं। अब ये हाथियों का क्या मगध से लेना देना? इनका लेना देना इस तरीके से है कि ये जो हाथी है ये राजाओं की, महलों की शान और शौकत बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते थे। इसके अलावा एक जगह से दूसरे जगह पे जाना है तो उसमें भी हाथी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते थे। तो इस तरीके से मगध जो है बहुत ज्यादा फ्लरिश होते हुए देखने को मिलता है। जैसे आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि मगध के एक राजा है अजात शत्रु, उनको जो है अपने महल को बनवाने के लिए हीरे मोती चाहिए। अब वो हीरे मोती कहाँ से मंगाते हैं? हाथी जो है, हाथी पे जो सारथी जो बैठता है महावत पे, वो जो है जाता है, जाके दूर के स्थानों से हीरे मोती लेकर आता है और महल में देता है।
तो इस तरीके से हाथी भी जो है इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। इसके अलावा अगला पॉइंट आता है लौह धातु का उपयोग। हमें देखने को मिलता है कि मगध में इस टाइम पे बहुत भारी मात्रा में लोहे का उपयोग किया जाने लगा, चाहे युद्ध के लिए हथियार बनाना हो, औजार बनाना हो, उन सभी में हमें लोहे का उपयोग देखने को मिलता है। इसके अलावा इस टाइम पे कला और शिल्प को भी बहुत बढ़ावा दिया गया, ड्राइंग्स को, पेंटिंग्स को, डांस को, सिंगिंग को, इन सब को बहुत बढ़ावा दिया गया। और याद रखिएगा हिस्ट्री में एक चीज है कि जब हम प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं और प्राचीन इतिहास में यदि कोई शासक या कोई साम्राज्य कला को बढ़ावा दे तो इसका मतलब ही होता है कि वो बहुत विशाल साम्राज्य है। अब आप मुझे बताइए कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास अभी रोटी है, कपड़ा है, मकान है, आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, तो जब आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है तो आप कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भाग लेंगे, जैसे आप डांसिंग सीखे, सिंगिंग सीखे, स्विमिंग सीखे, इन सब पे फोकस करेंगे। तो वो क्या दिखाता है, इसी तरीके से ये दिखाता है कि जो मगध है, मगध में जब सारी चीजें भरपूर मात्रा में थी तो वहां पे लोगों ने कला और शिल्प को भी बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई। और इस तरीके से देखते हैं कि मगध जो है सबसे विशाल जनपद के महाजनपद के रूप में उभरता है। तो आपको ये याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पे जो छोटे छोटे पॉइंट हैं जो बुक में हमें दिए हुए हैं उसको भी देख लेते हैं, क्या पता 1 मार्कर में क्वेश्चन पूछ ले। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा है अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है हमें देखने को मिलता है मगध में एक शासक थे। अब ये जो है बुद्ध, जो महात्मा बुद्ध थे और जो भगवान महावीर थे उनके समकालीन थे। मतलब जब महात्मा बुद्ध अपने टाइम पीरियड में थे या महावीर जो अपने टाइम पीरियड में थे तो उस टाइम पे हमें अजातशत्रु का शासन देखने को मिलता है। तो आपको ये बात जो है ध्यान रखनी है। 1 मार्कर के लिए पूछा जा सकता है कि बुद्ध और महावीर के समकालीन कौन से शासक थे, तो कौन से शासक थे, अजातशत्रु थे। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे नंद वंश। मगध जो था, मगध में कई सारे वंश हमें देखने को मिलते हैं जिसमें हमें एक मेन वंश देखने को मिलता है नंद वंश। और नंद वंश की स्थापना की थी महापद्मनंद ने। किसने की थी, महापद्मनंद ने। और इनके अंतिम शासक थे घनानंद। अब हम यहाँ पे नंद वंश क्यों पढ़ रहे हैं, इससे पहले भी मगध में कई सारे वंश आए थे, हर्यक वंश आया था और भी कई सारे वंश आए थे, बट हमें नंद वंश पढ़ना है क्योंकि नंद वंश का लिंक जो है हमारे आगे नेक्स्ट टॉपिक से होने वाला है जिसे हम मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे। अच्छा, आप सभी ने बचपन में अशोक के बारे में सुना होगा, तो अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, इन के बारे में सुना होगा। तो इन सभी का जो है लिंक है मौर्य साम्राज्य से, और मौर्य साम्राज्य आता ही है नंद वंश के खत्म होने के कारण। क्योंकि इसकी स्टोरी क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगी, बस ये ध्यान रखना है। जो घनानंद थे ना, बहुत ही ज्यादा बेकार या कहते क्रूर शासक थे, बहुत ज्यादा जनता पे शोषण करके रखते थे। ये अपने आप में बहुत ज्यादा अभिमानी थे और यही अभिमान जो है हमें देखने को मिलेगा कि मगध में एक नया साम्राज्य आता है, मौर्य साम्राज्य। तो होप सो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि नंद वंश की स्थापना की महापद्मनंद ने और अंतिम शासक थे घनानंद। और घनानंद बहुत ही ज्यादा क्रूर शासक थे, जनता पे शोषण करते थे और इनमें बहुत ज्यादा अभिमान था और यही अभिमान इनके पतन का कारण बनता है। और हमें देखने को मिलता है अपने भारतीय भूभाग पे सबसे बड़े साम्राज्य यानी मौर्य साम्राज्य को। मौर्य साम्राज्य को शुरू करें उससे पहले हम पढ़ते हैं अलेक्जेंडर, जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहा जाता है, इसको हिंदी में सिकंदर भी कहा जाता है। इस बहुत 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 ये जो है यशस्वी और कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा इच्छाओं के साथ ये हमें देखने को मिलता है, ये व्यक्तित्व, ये पर्सनैलिटी अलेक्जेंडर सिकंदर, जैसे कि आप इमेज में भी देख रहे हैं, ये थे अलेक्जेंडर। अब अलेक्जेंडर का जन्म कहाँ पे हुआ, मैसिडोनिया में जन्म हुआ, जो कि अभी कहाँ पे है, ग्रीक में है। ठीक है, मैसिडोनिया में इनका जन्म हुआ। थोड़ी इनकी स्टोरी देख लेते हैं। तो जो अलेक्जेंडर, जब इनका जन्म हुआ तो ये बचपन से ही जो है फिलीपींस, इनके पापा थे फिलीपीन में, वो एक राजा थे, तो उनसे बहुत ज्यादा इन्होंने इंस्पिरेशन लिया। बट कुछ समय बाद देखने को मिलता है कि जो इनकी मम्मी थी, इनकी मम्मी के साथ जो है वो शिफ्ट हो गए और अपने पापा से काफी समय तक दूर रहे। बट वो सब तो रहे इनकी लाइफ की बात। मेन हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि जो अलेक्जेंडर यानी कि जो सिकंदर है, विश्व विजेता बनने की इच्छा रखते थे कि मैं जो है पूरे वर्ल्ड को जीत लूं, विश्व विजेता बन जाऊं। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि उस टाइम पे अगर हम देखें तो बहुत सारा एरिया अलेक्जेंडर ने अपने कब्जे में कर भी लिया था। अगर बात करें इंडिया के उस साइड में तो जो अफगानिस्तान वाला एरिया है, ईरान वाला एरिया, मैसिडोनिया, बेबीलोनिया, ये सारे जो रीजन थे ये अलेक्जेंडर ने कब्जा भी कर लिए थे, इन पे अपना अधिकार भी कर लिया था। बट होता क्या है, 32 साल की उम्र में अलेक्जेंडर की मृत्यु हो जाती है। तो कहें कि अलेक्जेंडर अगर ज्यादा समय तक जीते तो क्या पता वो पूरा विश्व ही जीत लेते, क्या पता वो अपनी आकांक्षा को ही पूरा कर लेते। बट
अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश हमें देखने को मिलता है 32 साल की उम्र में अलेक्जेंडर की मृत्यु हो जाती है और ये अपना सपना पूरा नहीं कर पाते। अब एक बार डिटेल में देखते हैं, जन्म कहाँ पे हुआ? मैसिडोनिया में हुआ। मैसिडोनिया कहाँ पे है? ग्रीक में है। इनकी इच्छा थी कि मैं विश्व विजेता बन जाऊं, पूरे विश्व को जीत लूं। इसके अलावा फारसी साम्राज्य पर जीत प्राप्त की। इन्होंने क्या किया था? फारसी साम्राज्य से इनका जो है बनता नहीं था, उनसे उनकी नोकझोंक रहती थी, तो इन्होंने क्या किया, जो फारसी साम्राज्य था जो कि फारस की खाड़ी के पास है, वहां पे अपनी जीत हासिल की, उसको हरा दिया फारस साम्राज्य को और उस पर अपना कब्जा कर लिया। इसके अलावा जब उन्होंने फारस साम्राज्य पर जीत हासिल की तो उनका जो है एम्बिशन बढ़ गया। एम्बिशन का मतलब ये हुआ कि उनमें ये भावना आने लगी कि मैं तो पूरा विश्व ही जीत सकता हूं। तो उन्होंने क्या किया, 3 महाद्वीपों पर एकदम से अपना शासन फैला लिया, उन पर अपना कब्जा कर लिया और जैसे जैसे वो सब में जीत हासिल होती गई वैसे वैसे फिर वो और आगे बढ़े और आगे बढ़ते बढ़ते हमें देखने को मिलता है कि इंडिया के पास आ जाता है। जैसे कि आप इमेज में भी देख रहे हैं, इंडिया के पास जो है अलेक्जेंडर का आगमन हो जाता है और इंडिया में उस टाइम हम देखने को मिलता है पौरव वंश के जो शासक थे पुरु, राजा पुरु, जिसे पोरस भी कहा जाता है, वहां पर वो पहुंचते हैं और वहां पे जो है लड़ाई होती है अलेक्जेंडर और राजा पोरस के बीच, जिसे हम लोग हाइडेस पीच का युद्ध भी कहते हैं। आपको ये याद रखना है, हाइडेस पीच का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? राजा पुरु और अलेक्जेंडर के बीच में ये लड़ाई हुई थी, जिसमें जीत किसकी होती है? अलेक्जेंडर जीत जाते हैं। बट आपको ये ध्यान रखना है कि कई सारे ग्रीक सोर्सेज में ये बताया जा रहा है कि ये जो ऐसा युद्ध था जो कि राजा पोरस के साथ हुआ था अलेक्जेंडर का, उसमें अलेक्जेंडर को एकदम धूल चटा दी गई थी। मतलब अलेक्जेंडर हारते हारते बचे थे। ग्रीक सोर्सेज में ये भी बताया जा रहा है कि महिलाओं ने भी जो है इस युद्ध में भाग लिया था, महिलाओं ने भी जो है अलेक्जेंडर के सैनिकों की धूल चटा दी थी और अलेक्जेंडर जो है यहाँ की जलवायु को भी सहन नहीं कर पाए, क्योंकि अगर हम देखें इंडिया के पास वाला रीजन थोड़ा गर्म वाला रीजन है और ये जो है उतनी गर्मी सहन नहीं कर पाए। इनकी सहन बहुत ज्यादा थकान यहाँ पे हुई, बहुत ज्यादा बीमारियों का इनको शिकार होना पड़ा और जब वो यहाँ से युद्ध करके गए। अच्छा, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि होता क्या है जब युद्ध हो जाता है। आप ध्यान रखिए कि जब इन दोनों के बीच में युद्ध होता है तो अलेक्जेंडर पोरस से पूछते हैं कि बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो पोरस बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, बड़े साहस के साथ बोलते हैं, एक राजा की तरह। अब इससे अलेक्जेंडर इतना इंप्रेस हो जाता है, इतना इंप्रेस हो जाता है कि अपना वो जो साम्राज्य उन्होंने जीता था पौरव वंश वाला, वो सौंप देते हैं राजा पोरस को कि आप ही संभालो और उसके बाद वो चल जाते हैं आगे की ओर और आगे बढ़ते बढ़ते 32 साल की उम्र में हमें देखने को मिलता है कि बेबीलोनिया में उनकी मृत्यु हो जाती है। हम लोग आते हैं मौर्य साम्राज्य पे। तो मौर्य साम्राज्य की स्टोरी पहले समझ लीजिए, क्या स्टोरी थी। तो हमने देखा था कि जो नंद वंश था, नंद वंश के शासक कौन थे? धनानंद थे। अब धनानंद के दरबार में एक बार कौटिल्य गए, कौटिल्य जिन्हें चाणक्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। अब वहां पे गए धनानंद के दरबार में कौटिल्य, बहुत विद्वान इंसान थे, ये तो तक्षशिला विश्वविद्यालय के टीचर थे, प्राचार्य थे। तो वहां पे गए, धनानंद को बोला भाई तुम ना सही से शासन नहीं कर रहे हो, शासन ढंग से करो, लोगों को सुविधाएं दो, लोगों को खुश रखो, अपनी जनता को खुश रखो, अपनी प्रजा को खुश रखो। बस धनानंद ने क्या किया, इनकी बेइज्जती करके इनको वहां से हटा दिया, निकाल दिया। फिर इन्होंने ये प्रण लिया कि मैं जो है धनानंद के घमंड को मिटाऊंगा और नंद वंश को समाप्त करूंगा। तो इन्होंने क्या किया, जब ये जा रहे थे एक बार, तो इन्हें एक बहुत ही तेजस्वी और बहुत ही मतलब कैसे थे इंटेलिजेंट बच्चा दिखा जिसे चंद्रगुप्त मौर्य कहा जाता है। और उन्होंने ही क्या किया, उसको बाद में शिक्षा दी, कई सारी किताबें पढ़ाई, वेदों का ज्ञान दिया, बहुत ज्यादा प्रशिक्षण दिया, बहुत ज्यादा पढ़ाया लिखाया। एक राजा की क्वालिटीज जो होती है वो सारी जो है चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर भर दी। अब क्या होता है, कौटिल्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य को भेजते हैं धनानंद के पास कि जाओ वहां से युद्ध करो, लड़ो। और चंद्रगुप्त मौर्य जाते भी हैं, चंद्रगुप्त मौर्य जाते हैं और धनानंद को हरा देते हैं और उनको हराने के बाद खत्म हो जाता है हमारे इंडिया में नंद वंश का शासन। और नंद वंश के खत्म होने के साथ ही आता है मौर्य साम्राज्य। कब स्थापित होता है? 321 सामान्य संवत पूर्व। अच्छा, ये सा पू मैंने आपको बता रखा है, बताइएगा जरूर क्या होता है। ये नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर बताऊंगी क्या होता है ये। अच्छा, 321 याद ना हो तो 321 में क्या स्थापित हुआ? मौर्य साम्राज्य स्थापित हुआ। अब मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना किसकी मदद से की थी? कौटिल्य के मदद से की थी। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, कौटिल्य को ही चाणक्य कहते हैं, चाणक्य को ही विष्णुगुप्त भी कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि तीनों नाम सेम है। कई बार जैसे एमसीक्यू में क्वेश्चन देते टाइम विष्णुगुप्त लिख दे, कौटिल्य ना दे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे ये कौन आ गया।
तो ध्यान रखना है ये कौटिल्य के ही 3 नाम है। अच्छा, इन्होंने बुक कौन सी लिखी थी? बुक इन्होंने लिखी थी अर्थशास्त्र। इंपॉर्टेंट है ये, मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह रही हूँ कि अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आए तो ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौटिल्य ने कौन सी बुक की रचना की थी, तो इन्होंने अर्थशास्त्र बुक की रचना की थी। ये कहाँ पे पढ़ाते थे? आचार्य मतलब टीचर कहाँ के थे? तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो कि अभी पाकिस्तान में, तक्षशिला पाकिस्तान में है, तो वहां के ये टीचर थे। इनकी राजधानी, अच्छा जो मौर्य साम्राज्य था, इन्होंने अपनी राजधानी बनाई होगी किसी ना किसी को, तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। इसके अलावा मौर्य साम्राज्य में जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने बहुत अच्छा शासन किया, बहुत बढ़िया शासन किया। कौन इनको सपोर्ट कर रहा था? कौटिल्य। स्वयं एक टीचर जो है सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या ही कहें, जो स्टूडेंट है कितना आगे बढ़ेगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है इन्होंने बहुत विस्तार किया, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, जैसा कि आप मैप में दिख रही है जो रेड रेड वाला एरिया है, ये पूरा मौर्य साम्राज्य इस टाइम पे हमें देखने को मिलता है कि विस्तृत हो जाता है। सोचिए इतना बड़ा हिस्सा मौर्य साम्राज्य ने रूल किया, बहुत बड़ी बात है ये। अच्छा, हमने देखा था कि अलेक्जेंडर जो ग्रीक से थे, ग्रीक तक मौर्य साम्राज्य ने विस्तार किया, और जब ये ग्रीक के उन्होंने शासकों को हराया तो वहां ग्रीक से एक राजदूत लेकर आए, राजनयिक लेकर आए, जो का नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज यहाँ पे आया और यहाँ पर आके इसने बुक लिखी इंडिका। इंडिका जिसकी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पूरी जानकारी देता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा ग्रीक राजनयिक आया था, तो वो आया था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने कौन सी बुक लिखी थी? बुक लिखी थी इंडिका। ये पूरा जो मैंने बोर्ड पे लिखा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। एक बात आपको ध्यान रखनी है, कौटिल्य ने बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, हम सभी जानते हैं ये बात, बट उस अर्थशास्त्र में उन्होंने क्या क्या बातें बताई थी। ये जो कौटिल्य है ना, कौटिल्य बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। आपको कौटिल्य को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। कौटिल्य से जुड़ी हर चीजें हमें पता होनी चाहिए जो हमारे बुक में मेंशन की गई है। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं अर्थशास्त्र, तो जो अर्थशास्त्र बुक थी इसमें क्या क्या बातें बताई गई थी ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें राज्य के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, एक राजा में क्या क्या गुण होने चाहिए, एक राजा को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, इन सभी बातों को बहुत 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 डिटेल में बताया गया है। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, इसमें हमें रक्षा, अर्थशास्त्र, प्रशासन, न्याय, नगर नियोजन, नगर नियोजन मतलब कि किस तरीके से शहर बनने चाहिए, किस तरीके से गलियां बननी चाहिए, कौन से भवन ऊंचे बनेंगे, कौन से भवन नीचे बनेंगे, मंदिर कहाँ बनेगा, ये सारी चीजें, कृषि व्यवस्था, लोक कल्याण। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इन सारे बातों को जो है हमें समावेश देखने को मिलता है। इसके अलावा हमें ये ध्यान रखना है कि कौटिल्य ने हमेशा जनहित को बढ़ावा दिया है कि जनता यानी जो प्रजा जो चाहे राजा को वही करना चाहिए। राजा को कभी भी अपनी खुशी नहीं देखनी चाहिए, बल्कि प्रजा जिसमें खुश हो राजा को वही करना चाहिए। तो ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो बातें बोली हैं ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और चीज आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत दिया है। सप्तांग सिद्धांत क्या है, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। सप्तांग सिद्धांत यही है कि बेसिकली जो है एक साम्राज्य में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो ये जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत भी दिया गया। जैसे मान लीजिए 1 मार्कर में क्वेश्चन आ गया कि सप्तांग सिद्धांत किसका है, तो आपके कौटिल्य का। सप्तांग सिद्धांत का वर्णन कहाँ किया गया? अर्थशास्त्र में किया गया। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। देखा सप्तांग सिद्धांत, अगर वर्ड को तोड़ेंगे आप लोग तो लिखेगा सप्त अंग। सप्त अंग मतलब कौटिल्य ने 7 अंग बताए हैं किसी भी साम्राज्य के, ताकि वो साम्राज्य बहुत ज्यादा फल फूल सके। तो क्या है ये सप्तांग सिद्धांत? इसमें सबसे पहले टॉप पे रखा गया है राजा को, कि एक साम्राज्य में किसी राजा का होना बहुत जरूरी है। दूसरे होते हैं अमात्य। अमात्य किसे कहते हैं? मंत्री को कहते हैं, मंत्री परिषद, जो कि राजा से सलाह मशवरा करके कोई निर्णय ले सके। तीसरा होता है जनपद। जनपद का मतलब ही होता है राज्य क्षेत्र। अगर साम्राज्य हो गया बट वहां पे लोग ही नहीं रह रहे हैं, जन ही नहीं रह रहे हैं, तो क्या वहां पे शासन करने का कोई मतलब हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो जनपद होना चाहिए, राज्य क्षेत्र होना चाहिए, दुर्ग होने चाहिए, किले बंद नगर, ताकि कोई जो है हमला ना कर सके, ये बताया। इसके अलावा कोष, कोष यानी कि राज्य के पास संपत्ति होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, धन होना चाहिए, ताकि वो लोगों को खुश रख सके, लोगों की इच्छाओं की पूर्ति कर सके। अगला यहाँ पे आता है दंड। दंड मतलब कि यदि कोई कानून का पालन नहीं करता है, ना आचरण करता है, तो उसको दंड देने की व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि राज्य की रक्षा की जा सके। इसके अलावा मित्र, मित्र यानी एक सहयोगी होना चाहिए, साम्राज्य का एक सहयोगी होना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों से संधि करके रखना चाहिए, ताकि जो है साम्राज्य जो है बहुत ज्यादा ताकतवर बन सके। तो ये मेनली ना उन्होंने साम्राज्य की एक तरह से विशेषता बताई कि एक साम्राज्य में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। तो होप्स आपको ये कौटिल्य का सप्तांग
सिद्धांत समझ में आ गया होगा। यानी इसमें क्या है, 7 अंग जिसमें सबसे टॉप पे राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, मित्र, दंड, कोश, ये सारे जो है 7 अंग किसी भी राज्य के होते हैं। अंग सिद्धांत आपको अच्छे से याद कर लेना, ये सारे नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ये है सबसे ग्रेट लीडर मौर्य साम्राज्य के अशोक, जिनके बारे में हमें पढ़ना है। पूरा आधा मतलब देखिए इसके बाद के हमारे जितने टॉपिक्स हैं वो अशोक से ही रिलेटेड है, तो डिटेल में पढ़ते हैं अशोक को। सबसे पहले अशोक थे कौन, तो हमने देखा मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, चंद्रगुप्त ने की। अब चंद्रगुप्त के बेटे थे बिंदुसार के बेटे हुए अशोक। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि चंद्रगुप्त के पौत्र हैं अशोक। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, बिंदुसार को आप याद ना भी रखें तो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त के बेटे थे बिंदुसार के बेटे हुए अशोक। और यही अशोक जो है पूरे मौर्य साम्राज्य में इतने अच्छे इन्होंने विस्तार की, इतने अच्छे इनमें नवीन प्रयोग हुए जो हमें किसी भी साम्राज्य के टाइम पे देखने को नहीं मिलते। सबसे पहले अशोक के बारे में देखें तो अशोक जो थे, जो बुक में बताया गया है कि इन्होंने जो है कलिंग युद्ध में जीत हासिल की थी। कलिंग कहाँ पे, कलिंग जो है हमारा वर्तमान में उड़ीसा में है। अब ये गए थे कलिंग युद्ध में लड़ने के लिए। अब इन्होंने देखा कि लड़ाई हो गई, वो जीत भी गए, बट क्या हुआ, इसमें इतनी हिंसा हुई, इतनी लड़ाई झगड़ा हुआ, इतना खून खराबा हुआ, कई सारे सैकड़ों लोग मारे गए इसके अंदर। उसके बाद उन्हें महसूस हुआ कि लड़ाई का तो कोई मतलब ही नहीं होता, हमें लड़ाई नहीं करना चाहिए, हमें हिंसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद इन्होंने हिंसा का त्याग कर दिया और बौद्ध धर्म को अपनाया। इंपॉर्टेंट, अशोक ने कौन से धर्म को अपनाया था, तो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। 1 मार्केट के लिए आपको याद रखना है। इसके अलावा जब इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया तो इन्होंने सोचा कि मुझे अपने साम्राज्य में भी बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहिए, तो इसके लिए उन्होंने शिलालेख बनवाए। अब शिलालेख क्या होता है, जैसा आप इमेज में देख पा रहे हो, पत्थर होता है, पत्थर पे ही कुछ उत्कीर्ण करवाया जिसमें उन्होंने बौद्ध धर्म के उपदेश लिखे कि बौद्ध धर्म में लिखा है कि हिंसा का त्याग करना चाहिए, लोगों की सेवा करना चाहिए, दूसरों को बुरा नहीं करना चाहिए। तो ऐसे करके कई सारे उपदेश इन्होंने शिलालेख पे उत्कीर्ण करवाए, शिलालेख पे लिखवाए, जिसमें उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रसार किया। अब इस शिलालेख की भाषा क्या थी, अच्छा मुझे ये बताइए, भाषा और लिपि में क्या अंतर होता है। भाषा क्या होता है, जो हम बोल रहे हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं भाषा कौन सी बोल रही हूँ, हिंदी भाषा बोल रही हूँ, बट मैं जो लिख रही हूँ ये होती है लिपि। जिसे लिखा जाए लिपि, जिसे बोला जाए मुंह से उसे भाषा कहेंगे, और जिसे लिखा जाए उसे लिपि कहेंगे। जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं हिंदी बोल रही हूँ, और मैंने जो ये सब लिखा है ये सारी देवनागरी लिपि है। तो भाषा और लिपि जो है अलग अलग है। अब इन्होंने जो शिलालेख बनवाया उसकी जो भाषा थी प्राकृत थी। जब उसको पढ़ा जाएगा तो कौन सी भाषा में पढ़ा जाएगा, प्राकृत भाषा में। बट जब उसको लिखा जा रहा है तो कौन सी लिपि प्रयोग की जा रही है, इंपॉर्टेंट, ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि, ब्राह्मी लिपि, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब जब इन्होंने शिलालेख पे ये सारी चीजें जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, बहुत अच्छे शिलालेख जगह जगह उन्होंने लगवा दिए अपने साम्राज्य के, तो इस कारण से कई सारे इतिहासकारों ने इन्हें महान संचारक कहा है। अशोक ने अपने साम्राज्य के कई स्थानों पर चट्टानों, स्तंभों पर शिलालेख उत्कीर्ण करवाए। इतिहासकारों ने इसीलिए जो है अशोक को महान संचारक कहा है। क्वेश्चन ये आए कि महान संचारक से किस शासक को संबोधित किया गया है, तो किस शासक को संबोधित किया गया, अशोक को संबोधित किया गया। होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो पहुंच चुके हैं चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, और ये गारंटी है कि इस टॉपिक से ये जो स्लाइड है यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आपको हर एक चीज को एकदम ध्यान से देखते हुए, ध्यान से समझते हुए, याद करते हुए चलना है। जैसे हमने पढ़ा अशोक के बारे में, अब याद रखना है अशोक को देवनाम पिये और पियदर्शी भी कई शिलालेखों में वर्णन किया गया है। अशोक ने स्वयं को देवनाम पिये और पियदर्शी कहा। देवनाम पिये वर्ड को तोड़ेंगे, देवताओं का प्रिय, जो देवताओं को प्रिय है वो अशोक है। अशोक ने अपने शिलालेखों में ऐसा बताया है। इसके अलावा पियदर्शी मतलब दूसरों के प्रति दयालुता का व्यवहार, मतलब जो दूसरों के प्रति बहुत दयालु होता है। अशोक ने स्वयं को जो है शिलालेखों में देवनाम पिये और पियदर्शी वर्ड से दिखाया है। ये ध्यान रखने से क्वेश्चन आ सकता है कि देवनाम पिये जो है किस शासक को कहा गया, अशोक को। पियदर्शी किस शासक को कहा गया, अशोक को। अब ये तो होगी अशोक के बारे में बात। अब अशोक जो है बाकी सारे शासक जितने भी यहाँ पे साम्राज्य हुए उनसे अलग थे। क्यों अलग थे, क्योंकि अशोक ने यहाँ पे अपना चलाया था अशोक का धम्म नीति से क्वेश्चन आ सकता है। बुक में एग्जैक्ट वर्ड यूज नहीं किया गया है, बट कुछ विशेषताएं दी गई हैं जो कि अशोक के धम्म की ही विशेषताएं। जैसे पहला है मनुष्य के प्रति दया।
अशोक ने जब कलिंग का युद्ध उनमें जीत हुई थी तो उसके बाद उन्होंने पूरा हिंसा को त्याग दिया था। उसके बाद उन्होंने मनुष्य के प्रति दया, पशुओं के प्रति दया पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, तो वही उनके धर्म की नीति बन गया। इसके अलावा अशोक ने सभी धर्म संप्रदाय का सम्मान किया। अशोक ने ये बात बोला कि जो आपके धर्म में सबसे अच्छी बात है उसे आप स्वीकारिए, जो दूसरों के धर्म में अच्छी बात है उसको भी स्वीकारिए, और दूसरों के धर्म की आलोचना मत कीजिए। ये अशोक बोलते हैं। तो यहाँ पे यही बोला है, सभी धर्म संप्रदायों का सम्मान जो है अशोक की धर्म की नीति थी। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे पॉइंट देखें, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं मतलब बताऊं ये पूरी स्लाइड ही इंपॉर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन? अशोक अन्य शासकों से भिन्न क्यों थे? अलग जितने भी शासक है, जितने भी साम्राज्य है, उससे सबसे अलग अशोक थे। बल्कि अशोक चंद्रगुप्त मौर्य से भी अलग थे, क्योंकि पहली बार हुआ था कि संदेशों को अभिलेखों, शिलालेखों के माध्यम से दूर दूर स्थानों तक पहुंचाया जा रहा था, इसलिए अशोक थोड़े अलग थे। अब अशोक ने क्या किया, अपने शिलालेखों में वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव मतलब जो वन में रहने वाले जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, उनके संरक्षण को बढ़ावा दिया। सड़क किनारे विश्राम गृह बनवाए, कुएं खुदवाए, फलदार छायादार वृक्ष लगवाए। विश्राम गृह मतलब कोई सड़क पे से गुजर रहा है, कोई राहगीर गुजर रहा है, कोई यात्री गुजर रहा है, थक जाए तो वो विश्राम गृह में आराम कर ले। वहां पे अशोक ने कुएं भी खुदवा दिए ताकि अगर उन्हें प्यास लगे तो पानी भी पी सके। इसके अलावा ऐसे वृक्ष लगा दिए, ऐसे पेड़ लगा दिए जिसमें से फल आ रहे थे, ताकि अगर उन्हें भूख लगे, जो रास्ते से गुजर रहे हैं यात्री, वो फल भी खा सके। तो ये जो है चीजें। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन आए अशोक अन्य शासकों से भिन्न क्यों थे, तो आपको ये सारे जो है ना अशोक की धर्म भी उसमें डाल देना है कि अशोक पहले शासक थे जिन्होंने मनुष्य पशुओं के प्रति दया को बढ़ावा दिया, जिन्होंने सभी धर्म को बढ़ावा दिया, जिन्होंने वन्य जीव का संरक्षण किया, सड़क किनारे विश्राम गृह बनाए, कुएं खुदवाए, इसके अलावा वृक्ष लगवाए। तो ये सारे पॉइंट आपको अशोक के बारे में ध्यान रखना है। यहाँ पे तो अशोक का टॉपिक खत्म होता है, बट इसके बाद ये ध्यान रखना है कि अशोक की जब मृत्यु हुई तो उनकी मृत्यु के बाद ना उनके साम्राज्य में ही, जो उनका मौर्य साम्राज्य था, उसमें ही भाई भाई के बीच में फूट होने लगी, जिसके कारण मौर्य साम्राज्य कमजोर पड़ गया। और देखेंगे हम लोग तो 185 सामान्य संवत पूर्व आते आते मौर्य साम्राज्य का पूरा पतन हो जाता है, और कई अलग अलग साम्राज्य जो है हमें भारत में देखने को मिलते हैं, जो हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी कि मौर्य साम्राज्य का पतन कब हुआ, तो मौर्य साम्राज्य का पतन जो है 185 सामान्य संवत पूर्व में हुआ। क्या मौर्य काल में सामाजिक व्यवस्था, ये इतना मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं है, बट जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए जब हम मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे हैं। तो अब उस टाइम पे जनसंख्या का जो सबसे बड़ा भाग था वो कृषि में संलग्न था, मतलब खेती करता था, और एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी, गर्मी में भी सर्दी में भी, क्योंकि गर्मी में भी बारिश होती थी, सर्दी में भी बारिश होती थी। इसके अलावा जो लोहार, बढ़ई, कुम्हार होते थे, ये नगरों में रहते थे, और उस टाइम पे जो नगर बने थे वो बहुत ही ज्यादा वेल प्लान थे, बहुत ज्यादा नियोजित थे। नगर व सड़कें योजनाबद्ध थे, मतलब नियोजित थे, प्लान थे। घर लकड़ी के बने होते थे, और इसमें जो है 2 मंजिल तक जो है घर बनाया जा सकता था। जैसे आज हम देखते हैं 5 मंजिल तक होती है घरें, ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती है, बट उस टाइम तक केवल 2 मंजिल तक जो है घर बनाए जाते थे। इसके अलावा यहाँ पे घर क्योंकि लकड़ी के बने हुए थे, लकड़ी में आग जल्दी लग जाता है, तो इस आग को कंट्रोल करने के लिए भी क्या था, सड़कों पर हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर जो है पानी में बर्तन रखे जाते थे कि अगर आग लग गई तो तुरंत उसे बुझा भी देंगे। तो मतलब बहुत ज्यादा नियोजित था, हर कुछ प्लान था, तो ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। इसके अलावा अगर हम देखें तो लोग वहां पे सूती के कपड़े पहनते थे। तो ये सारी बेसिक जानकारी थी सामाजिक व्यवस्था की, उस टाइम पे समाज कैसा था। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ये पेंटिंग हमें डिस्कस करनी है। सबसे पहले ये क्या है, ये से हम अशोक का स्तंभ भी कहते हैं, और ये जो कलाकृति है ये सारनाथ में बनवाई थी। किसने? अशोक ने बनवाई थी, इसलिए इसे सारनाथ स्तंभ भी कहते हैं। ध्यान रखना, ये जो 4 शेर दिख रहे हैं इसका निर्माण ही सारनाथ में हुआ था, इसलिए इसे सारनाथ स्तंभ कह देते हैं। इसके अलावा जब आप ध्यान से देखेंगे ये वाला एरिया, तो यहाँ पे ना आपको 4 जानवरों के, इसमें दिख नहीं रहा क्योंकि ये गोल सी है ना, तो हमें बस 2 यहाँ पे जानवर दिख रहे हैं। तो यहाँ पे वैसे बेसिकली 4 जानवर है, हाथी, बैल, घोड़ा, सिंह। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ये 4 शक्तिशाली जानवर यहाँ पे दिखाए गए हैं। इसके अलावा ये जो चक्र देख रहे हैं आप, ये चक्र क्या है? बुद्ध की शिक्षाओं का प्रतीक है। यहाँ पे जो अशोक है, अशोक ने मेनली ये महात्मा बुद्ध से प्रेरित होकर जो है ये कलाकृति बनाई है। ध्यान रखना है, इसे सारनाथ का स्तंभ कहते हैं, और ये अशोक के टाइम पे बनाई गई थी। तो आप अगले पेज पे आएंगे तो ये जो चिन्ह आपको दिख रहा है, आपने हर जगह सिक्कों पे भी ये चिन्ह देखा होगा, तो ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। क्या है ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, जो जिसे अशोक का स्तंभ कहते हैं। और इसमें आप ये चक्र भी देख रहे हैं, सारे जानवर, ये सारा भी हमने डिटेल में देख लिया। अच्छा, इसके नीचे सत्यमेव जयते भी लिखा रहता है।
जरूर ध्यान से देखिएगा, किसी सिक्कों पे ये बना होता है। ये सत्यमेव जयते कहाँ से आया? ये तो हमने मान लिया ये अशोक ने बनाया, पर इस नीचे हमने सत्यमेव जयते भी लिखा है, ये कहाँ से लिया गया? तो ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से। हमारे उपनिषद क्या है? किताबें हैं, ऐसी कई सारी किताबें, जैसे वेद होता है, वेदांग होता है, वैसे ही उपनिषद होते हैं। तो उसी में एक उपनिषद है मुंडक उपनिषद, और इस मुंडक उपनिषद से हमने लिया सत्यमेव जयते। और इस सत्यमेव जयते क्या है? हमारा आदर्श वाक्य है, इसे राष्ट्रीय वाक्य भी कहा जा सकता है। इसका मतलब ये होता है कि सत्य की ही जीत होती है, असत्य की जीत नहीं होती है, तो ये सत्यमेव जयते है। तो होप सो आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो चैप्टर से इंपॉर्टेंट थोड़े पॉइंट जो मौर्य साम्राज्य से हमें पता होना चाहिए वो लिखे हैं। सबसे पहले इसमें 100 गोरा अभिलेख, 100 गोरा अभिलेख जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। अब ये जो अभिलेख है इससे हमें जानकारी क्या मिलती है? तो इससे हमें जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ना बाढ़ से, भूकंप से, सुनामी से जो भी आपदा आती है, तो उस सिचुएशन में बताइए अन्न की कमी होगी या नहीं होगी? साम्राज्य में हो जाएगी। तो उस कमी को दूर करने के लिए कि ऐसी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, तो इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य ने अन्नागार बनवाया। अन्नागार मतलब भंडार गृह बनाया, जिसमें अन्न स्टोर करके रखा जाता था, ताकि कभी प्रॉब्लम की सिचुएशन हो तो वहां से अन्न निकाला जा सके। और इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? इसकी जानकारी मिलती है 100 गोरा अभिलेख से। आपको ध्यान रखना है, 1 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट है कि अन्नागार की जानकारी के स्रोत क्या है, तो वो 100 गोरा अभिलेख है। इसके बाद यहाँ पे जो पॉइंट मैंने आपको समझाया भी था, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते हमारा राष्ट्रीय वाक्य है, और ये लिया कहाँ से गया? ये लिया है मुंडक उपनिषद से। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। एक और बात हमें ध्यान रखनी, ये जो हमें पेंटिंग दी गई है ये बेसिकली क्या दिखा रहा है? ये स्तूप को दिखा रहा है। अब अशोक ने ना बौद्ध धर्म को इतना प्रचार प्रसार किया कि इन्होंने जगह जगह स्तूप बनाए, क्योंकि स्तूप जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। यहाँ पे माना जाता है कि इन स्तूपों में जो है महात्मा बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं, महात्मा बुद्ध की अस्थियां कई सारे स्तूपों में रखी गई हैं। तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट स्तूप है, जिसे कहा जाता है सांची का स्तूप। क्या कहा जाता है? सांची का स्तूप। अच्छा, ये है कहाँ पे? ये हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। अब ये जो स्तूप है ये बनाया किसने? अशोक ने बनवाया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये जो स्तूप है ना, जब अशोक ने बनवाया था तो इसको पूरा स्तूप जो है एकदम बिल्कुल ईंटों से बनवाया था। अच्छा, इस स्तूप के बारे में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अशोक ने बनवाया, और अशोक ने ऐसे कई सारे स्तूप, चैत्य, विहार अलग अलग भारत के हिस्सों में बनवाए थे। इसमें आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि स्तूप के चारों ओर ये आपको अंडाकार की तरह एक आकृति दिख रही है। ये क्या दिखाता है? ये जो है ये ब्रह्मांड का प्रतीक है, कि ये जो स्तूप है ये पूरे ब्रह्मांड को दिखा रहा है। और इसके चारों ओर ऐसे गलियारे से बने हैं। ये गलियारे क्या है? प्रदक्षिणा को दिखाते हैं। प्रदक्षिणा मतलब जब लोग इसके चक्कर लगाते हैं चारों ओर, तो ये प्रदक्षिणा को दिखाता है। और ये जो अंडाकार की आकृति है ये ब्रह्मांड को दिखाता है, जो कि पवित्रता का प्रतीक है। बुक में ही आप नीचे देखेंगे, स्तूप के नीचे ये धौली की गुफा दी गई। धौली की गुफा भी कहाँ पे? ये उड़ीसा में है। उड़ीसा में ये धौली की गुफा बनाई गई है, जिसमें ये ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। ये दिखाता है महात्मा बुद्ध को, जो कि बुद्धिमान, शक्तिशाली, धैर्यवान, शांति का प्रतीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ये है हमारा धौली का गुफा, और इसमें जो ये हाथी का स्तूप है ये दिखाता है महात्मा बुद्ध को। बनवाया भी किसने था? अशोक ने बनवाया था। तो आप देख रहे होंगे बेसिकली अशोक ने क्या है, अपने टाइम पे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें की। टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, वो है साम्राज्यों का पतन। ये पूरा चैप्टर ही साम्राज्य के इर्द गिर्द घूम रहा था। तो हमने देखा था साम्राज्य क्या है, साम्राज्य की विशेषता। तो अब हम देख रहे हैं साम्राज्य का पतन। कोई साम्राज्य कब खत्म हो जाता है। तो हमने ये भी पढ़ा था साम्राज्य के बारे में कि कई छोटे छोटे राज्य जो है आपस में संगठित हो जाते हैं और क्या बनाते हैं? साम्राज्य बनाते हैं। अब इन छोटे छोटे राज्यों में भी तो लड़ाई हो सकती है। ये छोटे छोटे राज्य भी तो चाहेंगे कि मुझे साम्राज्य का हिस्सा नहीं बनना है, क्योंकि मुझे साम्राज्य को टैक्स देना पड़ता है, सम्राट को टैक्स देना पड़ता है। तो इसकी वजह से क्या है, कई छोटे छोटे क्षेत्र जो है स्वतंत्र होना चाहते होंगे, जिससे साम्राज्य का पतन हो जाता है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा, कभी बाढ़ आ गया, कभी भूकंप आ गया, या कभी खेती अच्छे से नहीं हुई, उसके बाद भी जो ये छोटे छोटे राज्य थे इनको साम्राज्य को यानी सम्राट को कर देना पड़ता था, जिस वजह से इनका भी शोषण होता था। तो इसलिए भी जो है ये राज्य साम्राज्य से अलग होना चाहते थे। इसके अलावा जितना बड़ा साम्राज्य उसे संगठित रखना उतना ही जटिल। ये तो वही बात है, अगर हम एक साथ बहुत सारा काम ले लेंगे तो क्या हम सारे काम को उतने अच्छे तरीके से कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे वही बोला, जितना बड़ा साम्राज्य उससे संगठित रखना उतना ही जटिल। इसके अलावा अगला पॉइंट है आर्थिक संकट। अगर साम्राज्य में ही आर्थिक संकट आ गया, पैसों की तंगी आ गई है, तो क्या ये सारे राज्यों को खुश रख पाएगा, सारे राज्यों को संगठित कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो साम्राज्य खत्म हो जाएगा। इसके अलावा छोटे छोटे राज्य जो है उनके बीच में ही युद्ध होने लग जाता है, गृह युद्ध होने लग जाता है, जो बाद में साम्राज्य के पतन का कारण बनता है।
इसे हम लोग अभ्यास के क्वेश्चन को डिस्कस कर ले। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है साम्राज्य की विशेषता और राज्य से कैसे भिन्न है। तो साम्राज्य की विशेषता के मैंने आपको 4-5 पॉइंट 6 पॉइंट लगभग करवाए थे, उसमें से कोई भी आप 5 पॉइंट याद कर लीजिए, 3 पॉइंट याद कर लीजिए और इसका क्वेश्चन हो जाएगा आपका प्रिपेयर। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, राज्यों से साम्राज्यों में परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो जो साम्राज्य की विशेषता लिखी थी वही वाला पॉइंट जो है आप इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा बात करें थर्ड क्वेश्चन की, थर्ड क्वेश्चन दिखाता है अलेक्जेंडर को विश्व इतिहास में एक महान शासक माना जाता है। जो मैंने अलेक्जेंडर पे नोट लिखवाया था ना आपको, वो पूरा आप इसमें डाल सकते हैं। प्रारंभिक भारतीय इतिहास में मौर्य वंश को महत्वपूर्ण माना जाता है। अब मौर्य वंश को महत्वपूर्ण माना जाता है तो आपको इसकी स्थापना बतानी है और इसमें बताना है कि मौर्य वंश ने जो है यहाँ पे क्या क्या चीजें लेकर आए, क्या क्या नवीन चीजें लेकर आए, अभिलेख लेकर आए, शिलालेख लेकर आए, पशुओं के प्रति दया, मानव के प्रति दया। तो इसमें मेनली आपको मौर्य वंश की महत्वपूर्ण चीजें, मतलब इसका इंपॉर्टेंस बताना है। अगला क्वेश्चन है कौटिल्य के प्रमुख विचार क्या थे। इसमें आपको कौटिल्य के विचार बताना है कि प्रजा का हित ही जो है राजा का हित होता है, राजा को हमेशा प्रजा के अनुसार ही काम करना चाहिए। इसके बाद बात करें हम लोग आगे के क्वेश्चन की, तो जो हमारा 6th क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन क्या बोलता है, अशोक और उसके साम्राज्य के बारे में असाधारण बातें क्या थी। अच्छा, इसमें आपको वही बातें बतानी है कि अशोक जो है अन्य राजाओं से किस तरीके से अलग थे। वो वाली पॉइंट आप इसमें अशोक की पूरी खूबियां भर भर के लिख दीजिए, आपको मिल जाएंगे नंबर। इसके बाद अब जैसे ये 7वां क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन क्या बोलता है, अशोक के उपरोक्त शिलालेखों को पढ़ने के उपरांत क्या आपको लगता है कि वह धार्मिक विश्वासों और विचारधारा के प्रति सहिष्णु थे। तो जैसे आप ये वाला पढ़ेंगे तो ये वाला पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि जो अशोक है, अशोक ने धर्मनिरपेक्षता की नीति अपनाई। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है सभी धर्मों को बराबर माना। अशोक ने ये बोला कि यदि आपके धर्म में कुछ क्वालिटीज है और किसी दूसरे के धर्म में कुछ क्वालिटीज है तो उन दोनों क्वालिटीज को आप अपनाइए। ये मत देखिए कि ये तो मेरे धर्म की बात है, ये तो दूसरे के धर्म की बात है। तो इन्होंने सभी धर्म को जो है बराबर मानने की बात पे फोकस किया अशोक ने। ये वाला पॉइंट इसमें आपको डालना है। तो आपको ये अभ्यास के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। हमारा पूरा चैप्टर समाप्त। ये है आपका आज का होमवर्क। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 9 में से आपके कितने स्कोर रहे और इसका आंसर आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाए। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैप्टर समझ में आया नहीं ये भी बताइएगा। डाउट हो, क्वेश्चन हो या सजेशन हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा और जुड़े रहिए सोशल सूत्रा 2.0 के साथ। यही वो चैनल है जहाँ पे सोशल साइंस पढ़ाई नहीं फील कराई जाती है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए सोशल सूत्रा 2.0 चैनल पे और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। मतलब